पर बड़ी तबाही का साया मंडरा रहा है। हालात हर घंटे और भयावह हो रहे हैं। वजह भी उतनी ही भारी है। एक और ईरान ने 21,000 जासूस पकड़कर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी है। इनमें से कई पर सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों की जासूसी के आरोप हैं। तेहरान इसे अपनी सबसे बड़ी खुफिया जीत बता रहा है, लेकिन इस कदम ने यूरोप का अलार्म बजा दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी अब एकजुट होकर मैदान में उतर आए हैं। तीनों देशों के त्रिकोण ने ईरान को अगस्त के अंत तक परमाणु बातचीत में लौटने का अल्टीमेटम दिया है, वरना पुराने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए जाएंगे। ये वही प्रतिबंध है जो हथियारों की खरीद से लेकर तेल के निर्यात तक सब कुछ रोक सकते हैं। और अगर यह घेरा कस गया तो पश्चिम एशिया का तनाव सीधे महायुद्ध के नए मोर्चे में बदल सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। ईरान से खुला कयामत का नया दरवाजा। इजराइल के हजारों जासूस ईरान के शिकंजे में। अब यूरोप ऑन करेगा न्यूक्लियर बटन। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर है। किसी भी वक्त यहां नई जंग का आगाज हो सकता है, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी उसे और पूरे पश्चिम एशिया को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह गलती है 21,000 इजरायली जासूसों की गिरफ्तारी की। यह गलती है इजराइल को सीधे चैलेंज करने की। यह गलती है यूरोप की 3 बड़ी ताकतों से टकराने की। और इसका अंजाम ईरान के लिए किसी बड़े खतरे के अलार्म से कम नहीं है। इसीलिए सबसे पहले समझते हैं कि जासूसों की गिरफ्तारी वाली कहानी आखिर क्या है और ईरान के इस एक्शन पर असर क्या हो सकता है। दरअसल खुफिया सूत्रों के मुताबिक 13 जून से 24 जून तक यानी 12 दिन तक चली उस जंग के दौरान ईरान की तरफ से संदिग्धों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें हजारों लोगों को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। ईरानी गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन देश भर में 31 प्रांतों में चला। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां राजधानी तेहरान, तबरीज और मशहद में हुई। 21,000 में से 261 पर सीधे सीधे जासूसी के आरोप हैं। ईरान का दावा है इनमें से ज्यादातर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने सैन्य ठिकानों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सरकारी इमारतों के गुप्त वीडियो और तस्वीरें विदेशी नेटवर्क को भेजी। 2,774 अफगान नागरिक भी हिरासत में हैं। ईरान कहता है कि इनमें से कुछ को इजराइल ने फील्ड एजेंट के तौर पर भर्ती किया था। बाकी हजारों लोग अवैध फिल्मांकन, साइबर फ्रॉड और फर्जी दस्तावेजों के आरोप में पकड़े गए। ईरानी सुरक्षा बलों ने 1,000 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए। शहरों और बॉर्डर इलाकों में ड्रोन से निगरानी की, जिसका असर ये हुआ कि लोगों से मिली टिप्स यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन में 40% तक इजाफा हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी गूंज 23 जून को सुनाई दी, जब तेहरान की कुख्यात ईविन जेल पर इजराइल के कथित हवाई हमले में 80 से ज्यादा कैदियों की मौत हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे संभावित युद्ध अपराध कहा, जबकि ईरान का आरोप है कि इजराइल सबूत मिटाना चाहता था। इजराइल ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह हमला एक नया विवाद बन गया है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है
यूरोप की ओर। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, जिन्हें E3 कहा जाता है, इन देशों ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। शर्त साफ है, अगस्त के आखिर तक परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बातचीत पर लौटो, वरना संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक सैंक्शन फिर से लागू होंगे। स्नैपबैक सैंक्शन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वो हथियार जो 2015 के ईरान परमाणु समझौते में जोड़ा गया था। अगर किसी भी पक्ष को लगे कि ईरान ने समझौते की शर्तें तोड़ी है, तो बिना किसी वीटो के पुराने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अपने आप वापस लागू हो जाते हैं। इसका मतलब है हथियारों की बिक्री पर रोक, वित्तीय लेन देन पर पाबंदी और तेल निर्यात लगभग ठप। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने इसी का अल्टीमेटम दिया है। अगर अगस्त तक ईरान पीछे नहीं हटा तो स्नैपबैक चालू होगा और तेहरान की अर्थव्यवस्था पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा कस जाएगा। ईरान ने इसे गैरकानूनी बताया और पलटवार में धमकी भी दी। अगर ऐसा हुआ तो वो NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाएगा। इस धमकी का मतलब है ईरान के पास फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय रोक नहीं रहेगी और वो हथियार स्तर पर यूरेनियम बनाने की ओर बढ़ सकता है। IAEA की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास पहले से 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% से बस एक कदम दूर है। यूरोप का डर यही है कि अगर ये सीमा पार हुई तो पश्चिम एशिया में एक नया परमाणु संकट फट पड़ेगा। हालात और चुनौती भरे इसीलिए हैं क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ रूस और चीन की नजदीकी बढ़ रही है और दोनों ही देश पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ नेटो के कुछ रणनीतिकार खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक नहीं लगाया तो सैन्य विकल्प पर मुहर लगाई जा सकती है। इसीलिए इस गिरफ्तारी ऑपरेशन ने सिर्फ जासूसों को सलाखों के पीछे नहीं डाला, इसने पूरे क्षेत्र को परमाणु टकराव के किनारे ला खड़ा किया है। तेहरान इन गिरफ्तारियों को भले ही बड़ी जीत मान रहा है, लेकिन उसका खतरा भी उतना ही बड़ा है। ईरान का ये दांव, जिसमें उसने 21,000 कथित इजरायली जासूसों को पकड़ने का दावा किया है, अब एक भू राजनीतिक जाल में फंसता दिख रहा है। एक तरफ तेहरान इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश इसे आक्रामक और अस्थिर करने वाला कदम मान रहे हैं, क्योंकि इस गिरफ्तारी अभियान ने सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी ब्लॉक को चुनौती दी है। यूरोप में 3 बड़ी ताकतें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी अब खुले तौर पर कह रही हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर काबू में करना होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब युद्ध के बाद का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है और हर पक्ष अपने अपने गठबंधन मजबूत कर रहा है। ईरान की रूस और चीन के साथ बढ़ती नजदीकी ने पश्चिम के शक को और गहरा कर दिया है। रूस पहले ही ईरान को ड्रोन तकनीक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मदद दे चुका है, जबकि चीन ने हाल में ही ऊर्जा आपूर्ति और निवेश के बड़े समझौते किए हैं। अगर स्नैपबैक सैंक्शन लागू होते हैं तो इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल और गैस के निर्यात पर रोक से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटेगा, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी और घरेलू असंतोष भड़क सकता है। ऐसे में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर सकता है।
ताकि वो पश्चिम के दबाव के सामने झुकने की बजाय सैन्य शक्ति के सहारे अपनी स्थिति मजबूत कर सके। लेकिन यही रास्ता सबसे खतरनाक है, क्योंकि IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पहले ही हथियार ग्रेड यूरेनियम की दहलीज पर है। अगर उसने 90% शुद्धता का यूरेनियम तैयार कर लिया तो परमाणु हथियार बनाना सिर्फ तकनीकी और समय का मसला रह जाएगा। यूरोप और नेटो के रणनीतिकार इसे रेड लाइन मानते हैं और कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि अगर ये रेखा पार हुई तो सैन्य हमला हो सकता है। इसीलिए कथित तौर पर जासूसों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई ये कहानी अब सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं रही। ये पश्चिम एशिया में एक नए परमाणु संकट की स्क्रिप्ट लिख रही है। तेहरान इस ऑपरेशन को अपनी आंतरिक सुरक्षा की जीत बता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उसके खिलाफ बड़े मोर्चे को जन्म दे चुका है। और अगर यूरोप ने सच में न्यूक्लियर बटन ऑन करने का फैसला कर लिया तो अगली लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि परमाणु साए में लड़ी जाएगी। ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर टिक गई है, क्योंकि यह मसला सिर्फ 21,000 जासूसों की गिरफ्तारी या परमाणु महत्वाकांक्षा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा खेल छुपा हुआ है जो आने वाले महीनों में जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल सकता है। सबसे पहले एक चौंकाने वाला नया खुलासा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जिन 261 लोगों पर सीधे जासूसी के आरोप लगाए हैं, उनमें से कई ने इजराइल के अंदर भी ऑपरेशन चलाए थे। इनमें वो नेटवर्क भी शामिल हैं जिसने तेहरान की परमाणु साइट्स पर 2020 और 2021 में हुए रहस्यमयी विस्फोटों में मदद की थी। अगर ये आरोप सच हैं, तो इसका मतलब है कि ईरान ने सिर्फ अपने भीतर ही नहीं बल्कि इजराइल के अंदर भी मोसाद की पूरी ऑपरेशनल चेन को हिट किया है। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का अल्टीमेटम महज डिप्लोमेटिक बयान नहीं। यूरोपीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक E3 देशों ने पहले ही नेटो के सैन्य कमांड के साथ में प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के सिमुलेशन पूरे कर लिए हैं। इसमें ईरान ने नतांज, फोर्डो और अराक जैसी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। इसका मतलब है कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो कार्रवाई अचानक और बेहद तेज हो सकती है। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का दावा है कि ईरान के पास पर्याप्त 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, जिसे महज 12 से 14 दिन में हथियार ग्रेड में बदला जा सकता है। और अगर NPT से बाहर निकलने का ऐलान हुआ तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग लगभग नामुमकिन हो जाएगी। रूस और चीन की भूमिका यहां और दिलचस्प हो जाती है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंच चुका है, जहां उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। जबकि बीजिंग ने संकेत दिया है कि वो ईरान से तेल खरीदना किसी भी पश्चिमी प्रतिबंध के बावजूद जारी रखेगा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जीएसटी पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार का जीएसटी में 4 की जगह 2 सैलाब का प्रस्ताव। अब से 5% और 18% के रहेंगे 2 सैलाब। तंबाकू, पान मसाला पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव। नए प्रस्ताव को दिवाली से पहले लागू करने की तैयारी है।
दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बड़ी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 17 अगस्त को हो सकती है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। दिल्ली में हुमायूं की मकबरे की दीवार गिरी, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन का आरोप, एएसआई साइट पर अवैध रूप से रह रहे थे लोग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा से लेकर द्वारका तक उत्साह और उमंग। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। महाराष्ट्र में दही हांडी की मटकी फोड़ने की होड़। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्द इजराइल की यात्रा कर सकते हैं। ट्रंप की इजराइल विजिट का अपडेट आते ही ईरान एक्शन में आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने पश्चिमी देशों के साथ नई एटमी डील की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बीच ग्रेटर इजराइल को लेकर अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं ईरान के बुलेट बम ने तल अवीव में हड़कंप मचा दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या ईरान ने नर्व एजेंट एक्टिव कर दिया है? क्या हिजबुल्लाह ने युद्ध में ब्लिस्टर एजेंट भेजा? क्या हूथी के चोकिंग एजेंट तेल अवीव पहुंच गए? हमास क्या ब्लड एजेंट से जीतेगा युद्ध? ऐसे एजेंट जो एक झटके में लाशों का ढेर लगा देते हैं। मौत का वो दूसरा नाम जिसके हमले से कोई नहीं बच सकता। खाड़ी युद्ध में अचानक हर किसी की जुबान पर इनके नाम चढ़ गए हैं, वो भी इजराइल की तबाही और हार का हथियार बताकर। जिस इजराइल ने ईरान की आग उगलती मिसाइलें, हिजबुल्लाह के खूनी लड़ाके, हूथी की रॉकेट आर्मी, हमास के आत्मघाती दस्तों को धुन डाला। जिस इजराइल ने सभी दुश्मनों के घर में घुसकर मारा, मतलब जिसने सिर उठाया इजराइल ने उसे कुचल दिया। लेकिन इजराइल का पाला ऐसे दुश्मनों से है जो मार खाकर और खूंखार हो जा रहे हैं। अब तक बारूदी हथियारों से युद्ध लड़ रहे लड़ाका ग्रुप्स ने सबसे भयानक युद्ध का ट्रेलर दिखाया है। ऐसा युद्ध जिसमें बम बारूद से ज्यादा विनाश हो सकता है। ऐसा युद्ध जिसे देखकर दुनिया टहल सकती है। इजराइल में बज रहे ये सायरन उसी युद्ध का अलर्ट है। यमन के हूथी लड़ाकों की मिसाइलें तेल अवीव के आसमान में मंडरा रही हैं। इजराइल हूथी की एक मिसाइल ढेर करता है तो जवाब में 10 मिसाइलें दाग दी जाती हैं। लेकिन इजराइल की टेंशन इन मिसाइलों से ज्यादा 750 टन का जब्त हुआ बारूदी जखीरा है। यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ईरान से भेजी गई 750 टन मिसाइलों और हथियारों की बारूदी खेप जब्त की है, जिसमें क्रूज, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, वॉरहेड, ड्रोन और रडार हैं। अल शारवा जहाज से भेजी गई हथियारों की इस खेप में रासायनिक सामग्री मिली है। क्या ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप केमिकल हथियारों से इजराइल को दहलाने के लिए रेडी हैं? क्या होगा जब केमिकल युद्ध शुरू होगा? बेहद खौफनाक होते हैं केमिकल हथियार के हमले। ईरान इराक युद्ध में हल्लाफजा नरसंहार इसे कुछ हद तक बता पाया है।
जब हल्लाअफ़ज़ा शहर पर मस्टर्ड गैस और नर्व्स एजेंट के हमले में कुछ ही सेकंड में 5000 लोग मारे गए थे। ऐसे हथियारों को जब्त किए जाने की हेडलाइन बनने के बाद इजराइल एक्शन में आ गया है। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अल शारबा जहाज से हथियार जब्त किए गए हैं। उसके चालक दल ने हूथी लड़ाकों को रासायनिक हथियार सप्लाई की बात कबूल की है। पूछताछ में यह भी पता चला कि ईरान से जिबूती के रास्ते जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एयर पंप के ट्रांसपोर्ट की आड़ में हथियारों की सप्लाई लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को लंबे वक्त से की जा रही थी। लेबनान से हूथी फाइटर्स को बार हथियारों की शिपमेंट भेजी जा चुकी है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि केमिकल हथियार मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक हैं या नहीं। लेकिन अगर ये केमिकल वेपन हैं, तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतन्याहू की मुश्किलें इतनी भर नहीं हैं। अरब अलायंस इजराइल के खिलाफ गोलबंदी करके धमकी देने लगा है। पीएम नेतन्याहू ने जब से ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कही है, महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेतन्याहू के बयान ने अरब लीग में खलबली मचा दी है। जॉर्डन जैसे देश ने भी नेतन्याहू का विरोध शुरू कर दिया है। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अब अरब लीग ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल मिशन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के कट्टर विरोधी तुर्की के राष्ट्रपति हैं। एर्दोआन ने नेतन्याहू के जवाब में अपना अलग साम्राज्य बनाने का ख्वाब भी देख रखा है। एक तरफ नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ है एर्दोआन का ऑटोमन साम्राज्य का ख्वाब। और इन दोनों इंटरनेशनल साजिशों को लेकर इस वक्त 2025 की सबसे बड़ी टक्कर होती नजर आ रही है। Suriye'nin parçalanmasına hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. नेतन्याहू ने जब पहली बार ग्रेटर इजराइल को लेकर अपने इरादे जाहिर किए, तभी पूरे तुर्की में कोहराम मचा था। सबसे ज्यादा तनाव में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन आए थे। एर्दोआन लगातार वही वीडियो देख रहे जिसमें हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचे जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बता चुके हैं अब अपना सीरिया पर कब्जे वाला उनका प्लान क्या है। אני פה בשיח חרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. एर्दोआन की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उनकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर भी शामिल हैं, जिन पर एर्दोआन की नजरें गड़ी हुई है। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोआन के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। क्या एर्दोआन का ये रवैया फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक ईरान और सीरिया के बीच युद्ध करा सकता है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? ये सवाल बार बार अब उठने लगे हैं। तुर्की की नीयत साफ नहीं है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। एर्दोआन अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में ये कह चुके हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर अलग तरीके से सीमांकन होता तो अलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का तुर्की में होते। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा देखिए। पूरा लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक का बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि पश्चिमी और पूर्वी सऊदी अरब तक ऑटोमन एम्पायर तक फैला हुआ था। इसीलिए मैप देखकर एर्दोआन की कसक रह रहकर बाहर आती है।
जबकि ये नक्शा देखकर सऊदी अरब भी चौकन्ना हो गया है। Bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz. बशर अल असद की सरकार गिराए जाने के बाद सीरिया में तुर्की को दबदबा बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया था, लेकिन सीरिया में तुर्की का दायरा बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ, क्योंकि सीरिया में सबसे ऊंचे शेख के पहाड़ पर भी नेतन्याहू के कदम पड़ गए। नेतन्याहू का ये वीडियो देखकर ईरान भी बहुत ज्यादा तनाव में आया, क्योंकि लेबनान तक उसकी पहुंच अब पूरी तरह कट चुकी है। طبیعی است که کشورهای منطقه در این روند باید کمککار باشند بدون هر گونه مداخله مخرب یا هر گونه فشار و تهدید نسبت به جریانهای فعال در سیاست سوریه. इसमें कोई शक नहीं कि शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू ने एर्दोआन के प्लान की हवा निकाल दी थी। तब से तुर्की तो नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के विरोध में मुखर नहीं हो पा रहा, लेकिन अब की बार अरब लीग मोर्चा संभाल रही है। जाहिर है इजराइल को अरब देशों से टकराना पड़ा तो महायुद्ध छिड़ेगा, जिसमें महाशक्तियां भी अपनी अपनी ताकत आजमाएंगी।